नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज का पूरा वाकया जो है वो कटिहार लोकसभा सीट को लेकर के है। कटिहार लोकसभा सीट में क्या क्या संभावनाएं आगे देखने को मिल सकती हैं, किसको टिकट मिल सकता है, इन तमाम सारी चीज़ों पर आज विस्तृत जो है कहीं ना कहीं प्रकाश डालेंगे, नज़र डालेंगे एक बार कि क्या कुछ पूरा जो है कटिहार में होना या फिर होने जा रहा है या फिर हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कटिहार जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 36 से 38% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि तारिक अनवर जो हैं वो यहाँ से 5 बार जीत चुके हैं सांसद के तौर पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कटिहार जो सीट है ये फिलहाल जो है बड़ी बात है सबके लिए। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी भी यहाँ से 3 बार बैक टू बैक चुनाव जीतने में कारगर रही है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से 1999 में, फिर उसी के साथ साथ 2004 में और 2009 में बीजेपी से निखिल चौधरी जो हैं वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। सबसे पहले प्रकाश डालेंगे, सबसे पहले नज़र डालेंगे कि इतिहास क्या कुछ रहा है कटिहार लोकसभा सीट का। फिर उसके बाद वर्तमान में क्या कुछ जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी बड़े चेहरे जो हैं वो फिलहाल सामने आ रहे हैं। आरजेडी से अशफाक करीम का नाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक और कुछ ना कुछ जो है इसमें देखने को मिल सकता है अगर मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं तो ऐसे में क्या कुछ पूरी बात होगी, इसके ऊपर आज नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 1957 में अवधेश कुमार कांग्रेस से जो है वो यहाँ से चुनाव जीते इस कटिहार लोकसभा सीट से। फिर उसके बाद 1958 में उपचुनाव हुआ और उस दौरान भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। लेकिन अब की बार जो है अवधेश कुमार नहीं थे, अवधेश कुमार की जगह भोलानाथ विश्वास को टिकट दिया गया था। उसी के साथ साथ 1962 में प्रिया गुप्ता जो है वो अपनी पार्टी से, जो उनकी पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उससे वो चुनाव जीत करके यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यानी कि वैश्य समाज का भी यहाँ पर एक ज़माने में जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवार जीतते हुए देखा जा चुका है। अब ऐसे में क्या कुछ समीकरण होगा, इसके ऊपर अभी बातचीत करेंगे। 1967 में सीताराम केसरी जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। फिर उसी के साथ साथ 1971 में सीताराम केसरी जो है वो चुनाव हार गए थे और 1971 में जनसंघ से ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव को चुनाव लड़वा करके जिताया गया था। तो यानी कि देखिए ये 1971 की बात है और बीजेपी की तरफ से यादव उम्मीदवार खड़े हुए थे और वो जो है यहाँ पर जीत करके आए थे। फिर उसी के साथ साथ 1977 में जब इंदिरा हटाओ लहर था उस दौरान युवराज जो है वो जनता पार्टी से यहाँ पर जीत करके आ चुके हैं। और फिर उसके बाद 1980 में फिर से जब इंदिरा लाओ लहर था उस दौरान तारिक अनवर की एंट्री हुई और तारिक अनवर जो है वो तब चुनाव जीते थे। फिर उसके बाद 1989 में युवराज जो है वो एक बार फिर से चुनाव जीते। फिर उसके बाद 96 में तारिक अनवर जो है वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। फिर उसके बाद आया दौर 1999 का, 2004 का और उसी के बाद 2009 का। तीनों ही चुनाव बैक टू बैक बीजेपी की तरफ से निखिल चौधरी जो है वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं। जाति से भूमिहार हैं और उनका यहाँ पर तब दबदबा रहा। फिर उसके बाद 2014 आया मोदी लहर, एक सबसे कह सकते हैं कि बड़ा चुनाव जो है 2014 में जो देखने को मिला। लेकिन उस दौरान बीजेपी का जो कार्ड था वो यहाँ पर नहीं चला। 2014 में मोदी लहर के बावजूद तारिक अनवर जो है वो यहाँ से चुनाव लड़कर आए। तारिक अनवर को 4,31,292 वोट मिले। उसी के साथ साथ बीजेपी से निखिल चौधरी को 3,16,552 मत मिले थे। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो तारिक अनवर से 1,14,740 मतों से जो निखिल चौधरी है वो चुनाव हार गए और ये बात मोदी लहर की है। तो सोचिए कि कितना बड़ा जो है वहां पर दबदबा फिलहाल जो है विपक्ष का रहा होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब नज़र डालेंगे तो उसके बाद आता है 2019 का लोकसभा चुनाव।
2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। तब नीतीश कुमार ने 2019 में कटिहार लोकसभा को मांगा था बीजेपी से, और वहां से अशोक अग्रवाल जो हैं, जो कि एमएलसी भी रहे, उनकी पत्नी जो है वो मेयर हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली थी चुनाव लड़ने की। उनकी जो प्रचार प्रसार थे वो भी जोरों शोरों से चल रहे थे, लेकिन फिर भी उस दौरान नीतीश कुमार ने जब जदयू से टिकट मांग लिया कटिहार में, तो फिर अशोक अग्रवाल को मनाना पड़ा। बात यहां तक आ गई थी कि अशोक अग्रवाल अकेले चुनाव लड़ने जा रहे थे, यानी निर्दलीय। उस दौरान नीतीश कुमार ने सबसे पहले सुशील मोदी को भेजा, सुशील मोदी गए उनको मनाने के लिए, कोई बात नहीं बनी। फिर उसके बाद नीतीश कुमार लगातार फ़ोन पर बने रहे, अशोक अग्रवाल को पटना बुलाया और बुला करके मनाया उनको किसी तरीके से, और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिएगा, लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं गुलाल चंद को चुनाव लड़ने दिया जाए। और फिर उस दौरान 2019 में गुलाल चंद गोस्वामी जो है वो चुनाव लड़े और फिर उसके बाद वो जीत करके आए। अब ऐसे में गुलाल चंद गोस्वामी फिलहाल जो है वो अपनी संसदीय छोड़ने को तैयार नहीं है। जदयू भी कटिहार सीट को फिलहाल नहीं छोड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि समीकरण एक बार फिर से वही है जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए की तरफ से 3 बड़े प्रत्याशी फिलहाल मैदान में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां गुलाल चंद गोस्वामी है, पूर्व में श्रम संसाधन मंत्री भी रहे हैं, जो कि मौजूदा सांसद हैं। उसके अलावा अशोक अग्रवाल हैं, जिनको नीतीश कुमार ने जुबान दिया था कि अब 2024 में चुनाव लड़ लेंगे। तो ऐसे में क्या अब की बार बीजेपी ही इस टिकट पर चुनाव लड़ेगी, इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, और क्या अशोक अग्रवाल को टिकट मिल जाएगी? अब ऐसे में कटिहार लोकसभा के अंदर 6 जो है विधानसभा की भी सीटें हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों में जो कटिहार विधानसभा की सीट है, वहां से जो तारकिशोर प्रसाद हैं, वो जो कि पूर्व में बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो वहां से एमएलए हैं। अब उनके भी मन में कहीं ना कहीं है कि हम यहां से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े बड़े प्रत्याशियों में किसकी ओर सीट जाएगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से 3 बड़े चेहरे फिलहाल तारकिशोर प्रसाद, अशोक अग्रवाल और उसी के साथ साथ मौजूदा सांसद गुलाल चंद गोस्वामी। अब ऐसे में इन तीनों में से किसको क्या मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या कुछ संभावनाएं फिलहाल निकल करके सामने आ रही हैं। तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके से जो अशफाक करीम हैं, इनको आरजेडी ने जुबान दिया था कि आप कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में आरजेडी की तरफ से अगर अशफाक करीम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देखिए अशफाक करीम का पकड़ भी रहा है, 2018 में राज्यसभा में भेजे गए थे और फिर उसी के साथ साथ कटिहार मेडिकल कॉलेज के संचालक भी हैं। तो एक तरफ तो सीट वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है अली अशरफ फातमी जो है वो भी जदयू की तरफ से चुनाव लड़ने की जो है कहीं ना कहीं संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। समीकरण और बदल जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी फिलहाल जो है इंतजार कर रहे हैं कि वो किस ओर जाएंगे। देखिए, अगर मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि एनडीए की तरफ जाते हैं, तब तो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर की सीट मांगेंगे। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो, क्योंकि मुकेश सहनी अभी दिल्ली ही है, तो अगर बात नहीं बनती है और मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक की ओर चले जाते हैं, तो फिर मुकेश सहनी जो है वो कटिहार से ही फिलहाल जो है सांसद का अपना टिकट जो है वो मांगेंगे। इसके पीछे भी वजह है। दरअसल मनिहारी और बरारी जो जगह है, जो 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर निषादों का पकड़ बहुत ज़्यादा है, निषाद वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। चूँकि इंडिया गठबंधन जो है वो मुस्लिमों के वोट को अपनी ओर कर पाने में सक्षम है। अब ऐसे में निषाद प्लस मुस्लिम समीकरण के साथ में जो मुकेश सहनी है वो चुनाव वहां से जीत करके आ सकते हैं। अब ऐसे में खेल और बिगड़ सकता है अगर यहां पर ओवैसी के पार्टी की एंट्री हो जाती है, क्योंकि वहां पर 36 से 38% मुसलमान हैं। तो ऐसे में अगर ओवैसी अपनी पार्टी की एंट्री करा देते हैं तो फिर मुस्लिमों के वोट को कटने की संभावनाएं ज़्यादा हैं।
अब ऐसे में इतने दिग्गज चेहरे जो फिलहाल कहीं ना कहीं अपने मन में टिकट को लेकर के संभावनाएं तलाश रहे हैं, इसमें क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से एनडीए की तरफ से बात करें तो तारकिशोर प्रसाद हैं, अशोक अग्रवाल हैं, मौजूदा सांसद गुलाल चंद गोस्वामी हैं। उसी के साथ साथ विपक्ष की बात करें तो अगर मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक की ओर आते हैं तो मुकेश सहनी खुद हैं, मुकेश सहनी के अलावा अशफाक करीम हैं। तो ऐसे में इन लोगों का क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।